दोस्तों, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य, यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं जुलाई माह के करंट अफेयर्स के नए डोज के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान राफेल किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे? सुपरसोनिक लड़ाकू विमान राफेल किस एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे? इसका उत्तर है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर। लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस अत्याधुनिक राफेल विमान की पहली खेप 27 जुलाई को भारत आ जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले चरण में 6 राफेल भारत आएंगे। इनमें से 3 अंबाला और 3 पूर्वोत्तर के हासीमारा में तैनात किए जाएंगे। 2022 तक सभी 36 राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे। 18 राफेल अंबाला एयरबेस में, जबकि बाकी के 18 विमान हासीमारा में रखे जाएंगे। राफेल विमानों में निम्न विशेषताएं हैं। राफेल विमान 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। यह 9.3 टन वजन के साथ 1650 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। यह विमान 14 हार्ड पॉइंट के जरिए भारी हथियार भी गिराने की क्षमता रखता है। दूसरा प्रश्न है, सरकार द्वारा गठित कमेटी जिसने राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ पर अपनी रिपोर्ट दी थी, इसका सही उत्तर है वोहरा कमेटी। इस कमेटी का गठन 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा किया गया था। इस समिति की अध्यक्ष तब के गृह सचिव एन वोहरा थे। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि वोहरा समिति के सदस्यों में रो और आईबी के सचिव, सीबीआई के निदेशक और गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी भी शामिल थे। इस समिति का गठन उस वक्त किया गया था जब 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था। तत्कालीन सरकार के द्वारा यह कमेटी बनाई गई थी। लेकिन वोहरा समिति ने नेताओं, अपराधियों और ब्यूरोक्रेट्स के गठबंधन की ओर जो सबका ध्यान दिलाया था, उसका हल भी बताया था। आज तक किसी भी सरकार ने इसे लागू नहीं किया है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयपुर निवासी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए खुद को वॉलेंटियर किया है, उसका उत्तर है दीपक पालीवाल। जयपुर में जन्मे और फिलहाल लंदन में रह रहे दीपक पालीवाल उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने खुद ही वैक्सीन ट्रायल के लिए वॉलेंटियर किया है। वैक्सीन जल्द से जल्द बने, ये पूरी दुनिया चाहती है। इसके प्रयास अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत जैसे तमाम बड़े देशों में चल रहे हैं। ये कोई नहीं जानता कि किस देश में सबसे पहले ये वैक्सीन तैयार होगा, पर हर वैक्सीन के बनने से पहले उसका ह्यूमन ट्रायल जरूरी होता है। चौथा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहले ऐसे गैर शिवसेना नेता कौन हैं जिनका इंटरव्यू सामना में प्रकाशित किया गया है? इसका उत्तर है शरद पवार। मैं आपको यह भी बता दूं कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं। एनसीपी का पूरा नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। यह पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल है, जिसे महाविकास अघाड़ी कहा जाता है। सामना के 33 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी गैर शिवसेना नेता का इंटरव्यू सामना में प्रकाशित किया गया है। शिवसेना सांसद और सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत के सवालों का जवाब देते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि वह प्रदेश की सरकार के रिमोट कंट्रोल नहीं है। 5 का प्रश्न है, हाल ही में किस मामले को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार में विवाद बढ़ गया है? इसका उत्तर है झीरम घाटी मामला। झीरम घाटी मामला दोस्तों,
सुकमा के झीरम घाटी में 2013 में माओवादियों के हमले में 27 कांग्रेस नेताओं की मौत हो गई थी। हाल ही में इस मामले को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार में विवाद बढ़ गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि माओवाद एक हिंसक और क्रांतिकारी विचारधारा है जो चीन के नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा पर आधारित है। माओवादी विचारधारा को ही भारत में नक्सलवाद कहा जाता है। तत्कालीन रमन सिंह की सरकार में ये हमला हुआ था और माओवादियों ने कांग्रेस के पूरे राज्य नेतृत्व का सफाया कर दिया था। केंद्र में उस वक्त यूपीए की सरकार थी और मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी, लेकिन अब इस केस को कांग्रेस की बघेल सरकार अपने हाथ में ले रही है। छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी ने हाल ही में अपनी वर्ल्ड T20 11 का कप्तान किसे चुना है? इसका उत्तर है रोहित शर्मा को। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के कोच टॉम मूडी ने हाल ही में वर्ल्ड T20 11 का चयन किया है। मूडी की इस प्लेइंग 11 में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा दोनों को जगह मिली है, लेकिन उन्होंने इस टीम की कप्तानी विराट को नहीं सौंपी है, बल्कि आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को इसके लिए चुना है। रोहित को कप्तान चुनने की वजह भी उन्होंने उनके आईपीएल रिकॉर्ड्स को ही बताया है। उन्होंने कहा कि रोहित ने सबसे ज़्यादा आईपीएल खिताब अपने नाम किए हैं, इसलिए वह कप्तान होने के हकदार हैं। अगला प्रश्न देखिए। कोरोना का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली IIIT का नाम, जिसके सॉफ्टवेयर की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तारीफ की है, इसका उत्तर है भागलपुर IIIT। दोस्तों, यह है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक संस्थान है जो बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 2017 में हुई थी। हाल ही में इस IIIT संस्थान ने कोरोना का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसके सॉफ्टवेयर की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तारीफ की है। मंत्री ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ कोरोना बल्कि टीबी, वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया सहित सामान्य बीमारियों का पता भी एक्सरे प्लेट से सेकंडों में चल जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जापान ने किस देश के साथ F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की डील की है? इसका उत्तर है अमेरिका। दोस्तों, जापान का चीन के साथ सैन्य टकराव की आशंका के मद्देनजर जापान ने चीन से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने हाल ही में काफ़ी महंगे लेकिन बेहद खतरनाक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने की प्रोसेस पूरी कर ली है। जापान सरकार ने 100 F-35 खरीदने की डील कर ली है। अगले महीने पहला फाइटर जेट मिल सकता है। इसके अलावा जापान अमेरिका से 42 F-35B जेट्स भी खरीदेगा। ये वर्टिकल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है। जापान की नेवी के लिए इसकी काफ़ी अहमियत है। अगला प्रश्न है 10 का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। मौजूदा समय में चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर है सेनकाकू आइलैंड को लेकर के। सेनकाकू आइलैंड को लेकर के जापान और चीन के बीच वर्तमान में तनाव है। दोस्तों, चीन और जापान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। वर्ल्ड वार सेकंड के समय ये दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन मौजूदा समय में चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ने का प्रमुख कारण है सेनकाकू आइलैंड।
ये आइलैंड प्रशांत महासागर में जापान के दक्षिण में स्थित है। जापान इसे सेनकाकू तो चीन इसे डियाओयू नाम देता है। अभी ये आइलैंड जापान के पास है, लेकिन चीन इस पर अपना हक जताता है। इस आइलैंड में 8 अलग अलग आइलैंड हैं। कुल इलाका करीब 7 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ आबादी तो नहीं रहती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली और बिजनेस के लिहाज से ये बहुत अहम है। यह दुनिया के उन इलाकों में से है जहाँ बड़ी तादाद पर मछलियाँ पाई जाती हैं। साथ ही यहाँ मौजूद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार भी है। दोस्तों, मेरे करंट अफेयर्स के ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट के अंदर अवश्य बताएं। और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।